हेलो बच्चों, तो पिछले लेक्चर में बेटा अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की हम बात कर रहे थे और बहुत सारे केसेस हमने देखा था बेटा। तो लास्ट जो हमने देखा था एग्जांपल, वो देखा था बेटा Ma2B2C2 टाइप के मॉलिक्यूल। और इसमें हमने क्या देखा था कि दो का पेयरिंग कर रहे थे लिगेंड्स का, दो लिगेंड्स का क्या किया था, पेयरिंग किया था। तो यहां पर अगर देखा जाए तो एक ये आइसोमर बना, एक ये बना और एक ये बना, ठीक है जी, एक ये बना था। और ये जो बना था बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव था। कैसा था? ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे पहचानेंगे ऑप्टिकली एक्टिव? अगर सभी के सभी मोनोडेंटेड लिगेंड है तो किसी भी पेयर में दो सेम लिगेंड अगर आ गए, जैसे दो सेम आ गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे फॉर्म को ट्रांसफॉर्म बोलते हैं जी, और ट्रांस इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां पर देखो बीबी, यहां पर देखो बेटा सीसी, दो एक जैसे आ गए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या आ जाएगा इसके अंदर? सिमेट्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? सिमेट्री। बाकी ये कोई कुछ भी हो। दूसरी चीज, दूसरा ये भी बताया था कि अगर दो एक जैसे, जैसे ए बी दो बार आ गया, तो ऐसे भी अगर आ जाए, ये कुछ और भी होता, लेकिन ए बी दो बार आ गया, कोई भी दो पेयर एक जैसे आ गए, तब भी क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहां पर ना तो एक लिगेंड बॉक्स में दोनों एक जैसे आए हों, जैसे देखो ये ए बी, ए तो है नहीं, बीबी भी नहीं है, और अगर यहां ए बी है तो इसमें से और कोई ए बी भी नहीं है। मैंने क्या बताया, इसके अंदर दोनों या तो सेम होना चाहिए तब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, या ऐसे दो ब्रैकेट आपस में सेम होने चाहिए तब भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो बेटा, दोनों सेम हो जाता, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे दो आ जाते तब भी क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें से दोनों में से कोई केस नहीं है तो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये 3 4 5 टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए। लेकिन अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमर की, तो ये अकेला नहीं रहेगा, अपने एनेंसियोमर के साथ बनेगा। तो टोटल कितने होंगे बेटा? 6। दिस 5 प्लस एनेंसियोमर ऑफ दिस कंपाउंड, टोटल 6 ज्योमेट्री 6 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, जिसमें दो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एक ये और एक इसका मिरर इमेज। नोट कर लिया जाए जी बेटा। आगे चलते हैं, Ma2B2 एंड CD। तो चलो भाई इसमें पेयरिंग कर लेते हैं, AA BB CD। उसके बाद AA को रखा और BB को C और D के साथ रख दिया। तो एक B को C के साथ, एक B को D के साथ, तो BC और BD आ गया। उसके बाद क्या किया बेटा? A को C के साथ रख दिया, ठीक है जी, दोनों B को ऐसे ही रखा, और एक A जो बचा है D के साथ रख दिया, तो AC और AD हो गया। अब क्या किया? A को B के साथ, फिर A को B के साथ, A को B के साथ, A को B के साथ, और C को D के साथ, AB AB CD। और क्या कर सकते हैं सर? एक A को B के साथ रख दिया, AB हो गया, और उसके बाद ABCD बच गया। A को B के साथ रख दिया, अब क्या क्या बच गया? ABCD। तो एक बार ACBD को साथ में रख दिया, और एक बार AD और BE को साथ में रख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? A को B के साथ रख दिया तो ABCD बच गया, तो एक बार A को C के साथ रख दिया, B को D के साथ, उसके बाद A को D के साथ और B को C के साथ। आप बोलोगे सर A को B के साथ रखने के बाद एक बार और A भी रख सकते हो, तो मैंने यहां पर रखा है बेटा। अब ये देखो जी, AA ऑप्टिकली इनएक्टिव, AA एक साथ है ऑप्टिकली इनएक्टिव, B और B एक जैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव, AB दो एक जैसे, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन ये AB है, CD है, BD है, तीनों अलग अलग है, ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, AB AD BC तीनों अलग अलग पेयर, और किसी एक बॉक्स के अंदर दो लिगेंड सेम नहीं है, तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल अगर यहां से टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर की अगर बात किया जाए तो कितने? 1 2 3 4 5 6। टोटल अगर स्टीरियो आइसोमर की बात किया जाए बेटा, तो ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, इसका मिरर इमेज 7, इसका मिरर इमेज 8। तो क्या लिखेंगे? 6 + 2 = 8। ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे बेटा? एक ये इसके मिरर इमेज के साथ, ये इसके मिरर इमेज के साथ, तो कितने बन गए? 4। नोट कर लिया जाए जी। आपको लग रहा होगा सर एक ही जैसा तो सब है, बस केवल थोड़ा सा दिमाग चला के करना है तो करो यार, बहुत आसानी चीज तो है। नेक्स्ट, Ma2BCDE कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
भाई एक बार ए को ए के साथ रख दिया, अब ये 4 बच गए, तो एक बार बी को सी के साथ रखो, बी को डी के साथ रखो, बी को ई के साथ रखो। तो देखो ए को ए के साथ रख दिया, बी को सी के साथ रखा, बी को डी के साथ रखा, बी को ई के साथ रखा। अब बी सी आ गया तो यहाँ पर डी बच गया, बी डी आ गया, सी बच गया, बी आ गया, सी डी बच गया जी। अब उसके बाद क्या करना है, ए को ए के साथ नहीं रखो, अब एक ए को बी के साथ रख दो, एक ए को बी के साथ रख दिया। अब क्या बच गया, ए सी डी ई। अब ए सी डी बच गया तो ए के साथ सी को रखो, ए के साथ डी को रखो, ए के साथ ई को रखो, बच गया डी ई सी ई और सी डी। उसके बाद ए के साथ डी को रख दिया, क्या बच गया बेटा, ए ई और बी सी। ए के साथ सी को रख दिया तो क्या बच गया, ए डी और बी ई। ए के साथ फिर से सी को रख दिया, ए ई और बी डी। ये इतने पेयर बनेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा बेटा। ए और ए एक साथ आ रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ए बी ए सी डी ई, किसी में भी बॉक्स में दो एक जैसे नहीं है और दो बॉक्स भी आपस में एक जैसे नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव। सेम यही ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। टोटल कितने हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ जी आई इक्वल टू 9। टोटल स्टीरियो की अगर कोई बात करें कि कितने बनेंगे तो 9 तो ये हो गए, और ये देखो 3 और 3 इनके मिरर इमेज भी बनेंगे, तो ये प्लस इसका एनेंसियोमर, ये प्लस इसका एनेंसियोमर, मतलब 6 इनके एनेंसियोमर मिलेंगे। तो 9 + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 15। और अगर यहां से बात किया जाए ऑप्टिकली एक्टिव, ये कितने मिलेंगे, तो ये 6 है ना बेटा, ये वाले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इन 6 का मिरर इमेज मतलब टोटल 12 कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। 12 जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ, आसान है जी। ए के साथ एक बार बी को रखो तो क्या बच जाएगा, ए के साथ आपने बी को रख दिया तो सी डी ई एफ, सी ई डी एफ एंड सी एफ डी ई। ए के साथ बी को रखा तो एक बार ए के साथ सी को रखो, बी डी ई एफ, बी ई डी एफ, बी एफ डी ई। मतलब ए के साथ कितने लोग आ सकते हैं, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है। तो ए के साथ बी को जब लिया तो ये चारों डिफरेंट है, तो इसके 3 आइसोमर बने थे, याद करो, जिसमें 2 सिस और एक ट्रांस। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बताया था कि 4 डिफरेंट लिगेंड आ गए मोनोटेंटेड, तो टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे जिसमें 2 सिस और एक ट्रांस। तो ए के साथ जब बी को लिया तो हमें कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ए के साथ सी लिया तो यहां भी एसी, यहां भी एसी, तो क्या कितने मिलेंगे बेटा, 3 मिलेंगे। ए के साथ डी भी लिया तो कितने मिलेंगे बेटा, 3 मिलेंगे। ए के साथ ई भी लिया तो कितने मिलेंगे बेटा, 3 मिलेंगे। ए के साथ एफ भी लिया तो कितने मिलेंगे बेटा, 3 मिलेंगे। टोटल कितने हो गए जी, 15। और इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसमें 2 एक जैसे आए हों या एक ही ब्रैकेट के अंदर 2 सेम आ गए हो, मतलब सब के सब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल जीआई की अगर बात किया जाए बेटा जी तो कितने आ गए, 15। लेकिन स्टीरियो आइसोमर की अगर बात किया जाए तो 15 ये और 15 के मिरर इमेज बनेंगे, एनेंसियोमर, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है ना सब बेटा। ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होता था, जब एक ही ब्रैकेट में 2 एक जैसे आ जाए या 2 ब्रैकेट आपस में सेम हो जाए, तो ऐसा तो है नहीं। तो जितने भी 15 बने हैं उनके एनेंसियोमर भी बनेंगे, मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, 30। ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे, तो ये भी कितने बन जाएंगे बेटा जी, 30। नोट कर लिया जाए जी। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है तो जितने केस हो सकते हैं ना बेटा, जितना एनसीईआरटी में दिया है उससे ज्यादा अपन देख लिए। अब आगे चलते हैं जी, नोट कर लिया जाए और खुद से भी एक बार बना लेना बेटा, ये सब चीजें कभी भूलती नहीं है जी। देखो ए ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। क्या है, बाइडेंटेड। और ए है मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो देखो बेटा ए आया है तो इस बार हमने ए और ए के बीच में ऐसे किलेट रिंग बना दिया, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो देखो जी ए को तो 90 डिग्री पे ही रख सकते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड को 180 पे थोड़े रख सकते हैं, 90 डिग्री पे। अब 4 ए रखना है, ए मोनोडेंटेड लिगेंड 4 ए रख दी। इसका कोई और तरीका हो ही नहीं सकता, एक ही अरेंजमेंट आएगा, यही अरेंजमेंट आएगा, तो नो जीआई, कोई जीआई नहीं है, एक अकेला ही ऐसा ही बनेगा। यहां की बात करो ए 3b,
A3B। तो A को तो आप बेटा कितने डिग्री पर रखोगे, 90 डिग्री पे। अब A3B आ गया, ठीक है जी। A3B जब आ गया तो आप एक चीज समझना, ये AA जिस प्लेन में है बाइडेंटेड लिगेंड, उसके परपेंडिकुलर हमने B को रख दिया, और एक बार उसी प्लेन में हमने B को रख दिया। देखो ना, यहां से अगर इसको मैच करोगे तो देखो स्क्वायर बाई पिरामिडल बना कि नहीं बना। तो ये चारों मिलकर क्या बना लिया बेटा, स्क्वायर। और यहां पर A ऊपर और A नीचे, तो स्क्वायर वाले प्लेन में B आया है, जबकि यहां पर स्क्वायर वाले प्लेन में B आया है, या परपेंडिकुलर B आया है बेटा, परपेंडिकुलर B आया है। ऐसे समझो कि ये है सेंट्रल मेटल एटम, यहां पर A है, ये है कैसा लिगेंड बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड। इधर A है और इधर A है, ऊपर B आ गया, तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर B आ गया एक तो, और दूसरा हो गया कि ये बाइडेंटेड लिगेंड के प्लेन में ही हमने B को रख दिया। तो दो ऐसे आइसोमर बनेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, सर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि सब में, दोनों में क्या मिलेगा आपको, सिमेट्री मिलेगा। दोनों में क्या मिलेगा बेटा, सिमेट्री मिलेगा। ऐसे आप समझो, ऐसे आप कुछ देर के लिए समझो बेटा कि ये जो दोनों दिख रहा है ना, ये वायलेट कलर का, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, और ये चारों क्या है जी, सेम है, ए। तो ऐसे अगर काटेंगे तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, क्या मिल गया, सिमेट्री। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकली। और अगर मान लो कि यहां पर आपने बी को रख दिया, ठीक है, तो ऐसे सिमेट्री मिल गया। बी को अगर आपने यहां रख दिया, बी को आपने क्या किया, यहां पर रख दिया, तो ऐसे काटो प्लेन में, प्लेन में काटोगे तो बी है कि कट गया, कट गया, ऊपर भी है नीचे भी है, सिमेट्री मिल गया साहब। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो टोटल नंबर ऑफ GI इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2। स्टीरियो आइसोमर भी 2, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कोई है नहीं। नेक्स्ट AA A2B2। AA कहने का मतलब एक क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड। क्या है जी बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड। A2B2 मतलब दो मोनोडेंटेड लिगेंड है, और ये भी दो मोनोडेंटेड लिगेंड, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे। पहले तो देखो, बाइडेंटेड लिगेंड जो है इसको 90 डिग्री पर ही रख सकते हैं, इसको कभी भी 180 पे रखने की भूल नहीं करना। जो भी बाइडेंटेड लिगेंड है उसको कहां रखा जाएगा, कितने डिग्री के एंगल पे रखा जाएगा, तो ये आंसर आपका क्या होगा बेटा, 90 डिग्री के एंगल पे आप रख सकते हो। 180 पे रख सकते हो क्या, आंसर होगा नहीं सर। अच्छा, क्यों नहीं रख सकते हैं आप देखना, अभी मैं बाइडेंटेड लिगेंड इसका बनाने का जुगाड़ कर रहा हूं। देखो जी, ये बाइडेंटेड लिगेंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे देखो भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो ये दोनों को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है जी। तो इसके पहले वाला भी समझ लो, समझना चाहो तो। सर MAA4 है, तो चारों को एक जैसा कर देते हैं भाई, चारों को क्या करते हैं, एक जैसा कर देते हैं। देखते जाओ भाई, देख लो भाई, ये वाला कॉम्प्लेक्स हो गया। ये AA जो वायलेट ये जो दिख रहा है आपको बैगनी कलर का, ये क्या है बेटा, ये बाइडेंटेड, और ये चारों क्या है, मोनोडेंटेड। प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, देखो यहां से कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऊपर भी ये, नीचे भी ये, सिमेट्री मिल गया। ऐसे काटो, देखो ऐसे काट रहा हूं, आप समझो इस चीज को, ऐसे काटा, सिमेट्री मिला कि नहीं मिला, मिला। जो इधर है वही इधर है, जो इधर है इधर, ये तो कट गया। अब बात करते हैं MAA A3B, एक को चेंज कर दिया जी, चलो भाई चेंज कर देते हैं, एक को ब्लू कलर का बना दिया। सर इसमें सिमेट्री कहाँ है, देख बेटा यहां से ऐसे काटा, मिल गया कि नहीं सिमेट्री, देखो जी यही तो था, बी को मैंने नीचे किया था, कर दिया, काटो सिमेट्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो सर यहां से काटा, फील करो, महसूस करो सिमेट्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहां से ऐसे काटा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसका सिमेट्री है, इसका सिमेट्री है। दूसरा सर, इसके प्लेन में बी को कर दो, चलो भाई ये बाइडेंटेड लिगेंड है, यहां से देखो इसको हटाया, इसके प्लेन में कर दिया भाई। अब पूछा गया कि सिमेट्री है क्या, आप बोलोगे कि हाँ सर है। ऐसे काटेंगे तो सिमेट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे काटेंगे तो ये ब्लू है और इधर व्हाइट है, लेकिन अगर ऐसे काट दिया, सिमेट्री है या नहीं है, है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऊपर भी सफेद नीचे भी सफेद, ये सर नो बेटा, ये सर नो, समझ में आया क्या, आगे चलते हैं जी। MAA, ये क्या है बेटा, AA। उसके बाद क्या है, A2B2, दो व्हाइट रख देते हैं और दो ब्लू कर देते हैं बेटा। चलो जी, दो व्हाइट कर दिए, दो ब्लू कर दिए, तो देखो जी दोनों
देखो ए और ए दोनों वाइट 90 डिग्री पे, देखो तो दोनों वाइट 90 डिग्री पे, और दोनों ब्लू जो है वो कैसे है, ये भी 90 डिग्री पे। अब यहां पर सिमेट्री नहीं है सर, ऐसे काटा सर, इधर बाइडेंटेड इधर बाइडेंटेड नहीं है, सिमेट्री तो नहीं है। ऐसे काटा सर, इधर ब्लू है इधर व्हाइट है, सिमेट्री नहीं। और सिमेट्री नहीं है तो कैसा है बेटा जी, ऑप्टिकली एक्टिव है। सर इस बार थोड़ा सा चेंज कर दो, दोनों ए को 180 पे कर दो, जो फर्स्ट वाला बना है ऐसा कर दो सर। देखो बीबी को कितने डिग्री पे कर दिया बेटा, 180 पे। मान लो व्हाइट वाला क्या है, बी है, 180 पे हो गया। ब्लू वाला क्या है, स्मॉल ए है, और ये ए तो बाइडेंटेड है बेटा। ऐसे प्लेन से काट दिया, ऊपर भी व्हाइट नीचे भी व्हाइट, सिमेट्री है या नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां की अगर बात किया जाए तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो अकेला तो आएगा नहीं, इसका मिरर इमेज भी होगा। ठीक है जी। तो यहां से क्या बना बेटा, एक बार दोनों ए को परपेंडिकुलर प्लेन में लिया, दोनों ए को परपेंडिकुलर प्लेन में लिया। देखो ये बाइडेंटेड लिखे, दोनों ए को परपेंडिकुलर प्लेन में लिया। एक बार दोनों ब्लू वाले को ऊपर नीचे कर लो, और एक बार एक ब्लू वाला और एक व्हाइट वाला, टोटल 3 बन गए। और 3 में ये वाला जो है ऑप्टिकली क्या है बेटा, एक्टिव है। दो लिगेंड एक जैसे अगर 90 डिग्री नहीं 180 पे आ गए, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ट्रांस हो जाता है, सिमेट्री तो मिलना ही है। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्या है जी, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये बनेगा, प्लस साथ में इसका मिरर इमेज। तो जीआई का नंबर यहां से तो 3 हो गया बेटा, लेकिन टोटल स्टीरियो की अगर बात किया जाए तो 3 तो बनेगा, और साथ में इसका मिरर इमेज भी बनेगा। कितना हो गया जी, 4। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने बन जाएंगे, 2, क्योंकि ये दोनों तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये और इसका मिरर इमेज 2 ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे। कितने बनेंगे जी, 2। नेक्स्ट एम ए टू बी सी, एम ए बाइडेंटेड लिगेंड, ए टू बी सी। इस बार क्या करता हूं, व्हाइट वर्ड आता हूं और उसके जगह पे ग्रीन रख देता हूं। फील कर लो बेटा, एक बार समझ लोगे ना तो फिर आप भूलेगे नहीं, चाह के भी नहीं भूल पाओगे। तो एक बार क्या किया बेटा, एम ए टू क्या रखा, ब्लू वाले को। ठीक है जी, क्या रखा, ब्लू वाले को। अब देखो एम ए टू बी, तो दोनों ब्लू वाले को इस बार क्या करते हैं, सबसे पहले देखो जी 90 डिग्री पे ये वाला है, देखो ए बाइडेंटेड, ऊपर बी नीचे सी, सिमेट्री है या नहीं है, आप बोलोगे यस सर है ना। देखो यहां से कट किया, ये ब्लू का ब्लू इमेज मिला, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यहां की बात करो, यहां की बात करो बेटा, ए तो हो गया। उसके बाद जो ए है इसको 90 डिग्री पे रखा, कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, और प्लेन के एक ऊपर रख दिया, ऐसे रख दिया। देखिए ऐसे रख दिया। अब अगर देखा जाए तो सिमेट्री है क्या, आप बोलोगे नहीं सर, ऐसे काटो तब भी सिमेट्री नहीं, ऐसे काटो तो एक व्हाइट एक ब्लू हो गया, नहीं सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये भी अगर देखोगे बेटा तो 2 लिगेंड एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, सेम, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। यहां पर देखो ए और ए एक दूसरे का अपोजिट आ गया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। टोटल जीआई की अगर बात किया जाए बेटा जी तो 4 हो गए, लेकिन टोटल स्टीरियो की अगर बात किया जाए तो ये और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इस 4 के साथ 2 एनेंसियोमर भी मिलेंगे, 6। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर की बात किया जाए तो ये दोनों प्लस इन दोनों का मिरर इमेज कितने मिल जाएंगे बेटा, 4। नोट कर लिया जाए जी। एम ए का होल ट्वाइस। अब 2 बाइडेंटेड लिगेंड आ गए बेटा, आप ऐसे इमेजिन करो कि इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ये बाइडेंटेड लिगेंड, इन दोनों को वैसे बना लिया हाथ से, जैसे ऐसे जुड़ा है इधर ऐसे जोड़ दिया, तो इस तरह से। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे भी आ सकते हैं, और ये बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे भी हो सकता है कि ये बाइडेंटेड हो जाए सर, ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 2 बाइडेंटेड लिगेंड इस बार क्या हो गए, नॉन प्लेनर। अगर ऐसे बाइडेंटेड रहता बेटा, समझो इस चीज को मैं जो बोलना चाह रहा हूं, ये बाइडेंटेड लिगेंड रहता तो दोनों बाइडेंटेड लिगेंड एक प्लेन में, और अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड रहता तो एक बाइडेंटेड लिगेंड ये प्लेन है और दूसरे का ये प्लेन है। और एक चीज हमेशा दिमाग में नोट करके रख लो कि अगर 2 बाइडेंटेड लिगेंड प्लेनर नहीं है, कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
दो बाइडेंटेड लिगेंड प्लेनर नहीं है तो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इफ टू बाइडेंटेड लिगेंड्स आर नॉन प्लेनर इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देन द कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया कि नहीं आया? कंपाउंड क्या होगा? ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देखो जी, यहां पर दोनों बाइडेंटेड लिगेंड क्या है? प्लेनर है। कैसे है? ऐसे प्लेन में है। ऊपर भी ए है बेटा, नीचे भी ए है, इधर भी ए है, इधर भी ए है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस समय ये कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि इधर कुछ भी हो प्लेन में, ये और ये ऊपर और नीचे सेम हो गया तो ऑलवेज सिमेट्री आएगा। ट्रांस हो गया ना बेटा, ए और ए 180 पे आ गया, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ए है, बी है, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। यहां पर देखो, दो बाइडेंटेड लिगेंड नॉन प्लेनर, दो बाइडेंटेड लिगेंड नॉन प्लेनर आ गया, एक का प्लेन अलग, दूसरे का प्लेन अलग, ये हो गया बेटा, ऐसा हो गया। मेरा फिंगर को आप ये समझ लो किलेट रिंग है, तो एक बाइडेंटेड लिगेंड ये है, एक ये है, तो ऑप्टिकली एक्टिव। और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा, इसका एनेंसोमर भी बनेगा। मतलब जीआई तो दो बनेंगे साहब, लेकिन टोटल स्टीरियो आइसोमर की अगर बात किया जाए तो 2 + 1 3 बनेंगे, और ऑप्टिकली एक्टिव की बात किया जाए तो ये प्लस इसका मिरर इमेज 2 ही बनेंगे साहब। नोट कर लिया जाए। AMAA का होल थ्राइस बेटा, इसमें तो और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। AMAA का होल थ्राइस। 3 बाइडेंटेड लिगेंड आ गया, कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 3 बाइडेंटेड लिगेंड आ गया, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? GI की अगर बात किया जाए तो GI तो नहीं शो करेगा क्योंकि एक ही बनेगा। हाँ, ऑप्टिकली स्टीरियो आइसोमर की अगर बात करें तो इक्वल टू 2 आ गया, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। नेक्स्ट, तो चाहे तो लिख सकते हैं कि इफ 2 बाइडेंटेड लिगेंड आर नॉन प्लेनर then the complex is always optically active. If 2 bidentate ligands are non-planar, then the complex is always optically active. Next, if an octahedral complex is formed by 3 bidentate ligand, then the complex is always optically active. चलिए बेटा आगे चलते हैं। AMAB का होल थ्राइस, 3 बाइडेंटेड लिगेंड आ गया बेटा, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अब यहां पर देखो 2 कैसे बनेंगे। इस पहले क्या था? AA का होल थ्राइस, मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड था। इस बार सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? AB है तो क्या है? अनसिमेट्रिकल। तो देखो बेटा, AB, A के जस्ट नीचे A लिया और B के जस्ट अपोजिट में क्या लिया बेटा? B। तो 2 AA BB ये क्या है बेटा? एक दूसरे के ट्रांस में है। यहां पर देखो, AB, B के नीचे A के अपोजिट में B लिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या है बेटा? इसमें A के अपोजिट में B है, B के अपोजिट में A है, इसमें A के अपोजिट में A है, B के अपोजिट में B है, तो ये दोनों का अरेंजमेंट अलग है, तो 2GI बने, और दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए बेटा? 4 हो गए, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज। ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? आप बोलोगे कि 4 होंगे। तो अगर 3 बाइडेंटेड लिगेंड है तो डिपेंड करता है कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अगर तीनों अनसिमेट्रिकल है तो उसके 2 स्टीरियो आइसोमर, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल में तो 2 GI और दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर सिमेट्रिकल है तो फिर GI नहीं शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ OI शो करेगा। आगे चलते हैं। आगे बात आती है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बेटा यहां पर आइसोमरिज्म कंप्लीट होता है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो अपने नॉर्मल लाइफ से लेकर, डेली लाइफ से लेकर हर जगह बहुत सारे एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे बेटा। तो सबसे पहले हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर आपने नाम सुना होगा। जैसे कहीं कहीं जाते हैं पहाड़ों पे घूमने के लिए, वहां के पानी में साबुन झाग नहीं देता है। जिस साबुन से नहाते होंगे ना बेटा, साबुन झाग नहीं देता है, जबकि घर पे नहाते हैं तो झाग अच्छा सा मिलता है। तो वाटर हार्ड होता है तो झाग नहीं बनता है,
और वाटर अगर सॉफ्ट वाटर है तो झाग का फॉर्मेशन होता है, लेदर फॉर्मेशन होता है। लेदर का मतलब चमड़ा नहीं बेटा, झाग का फॉर्मेशन होता है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कुछ एप्लीकेशन किया जाता है। एक्चुअली अगर हार्ड वाटर में बात किया जाए तो क्या होता है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है कि बाहर निकालने का काम किया जाता है कि भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर निकल जाए तो फिर से झाग बनना शुरू हो जाएगा। पानी के अंदर हार्डनेस क्यों आता है, कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब आ गए। तो हार्डनेस ऑफ H2S इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विद Na2EDTA। EDTA के बारे में जानते हैं ना बेटा, एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम प्लस आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के बाहर निकल जाता है, आसानी से कॉम्प्लेक्स बना लेता है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? तो हार्डनेस वहां से क्या हो गया, हट गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ AU एंड AG, गोल्ड के और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में मेटलर्जिकल प्रोसेस, जैसे अर्थ का डिगिंग करके, अर्थ का खुदाई करके ये सब जब निकाले जाते हैं AU और AG, तो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। उनसे प्योर फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन का यूज करते हैं। जैसे AU जो निकला वो इम्प्योर फॉर्म में था, तो हमने साइनाइड से रिएक्शन करा दिया तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इम्प्योरिटी बाहर रही और कॉम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ किसका बना बेटा, AU का बना। अब उसके साथ Zn का रिएक्शन करा दिया गया, तो Zn का कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी AU से ज्यादा है, तो इसके लिगेंड को लेके Zn कॉम्प्लेक्स बना लेगा और AU डिपोजिट हो जाएगा, और ये AU या जो भी AG डिपोजिट हुआ है वो 100% प्योर हुआ है। तो जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है AG का, AU का, तो यहां पर यूज किया जाता है किस चीज का बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का। सिमिलरली निकेल का जब एस्टिमेशन, निकेल का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इसको मोन्स प्रोसेस भी बोलते हैं बेटा। हालांकि अब एक्सट्रैक्शन नहीं है आपके सिलेबस में, मेटलर्जी नहीं है। तो निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है NiCO4, और उसके बाद कोई भी ऐसा मेटल ले लेते हैं जो इसका कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी निकेल से ज्यादा हो कार्बोनिल के साथ, तो वो मेटल क्या होता है, इसके लिगेंड को अपने तरफ खींच लेता है और निकेल यहां से प्योर रूप से डिपोजिट हो जाता है। और भी अगर बात करें तो अपने बॉडी में बायोलॉजिकल सिस्टम में भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है जी। क्लोरोफिल की अगर बात किया जाए तो ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, हेमोग्लोबिन की अगर बात किया जाए तो ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B12 की अगर बात किया जाए साइनामाइड का तो ये CO का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे एंजाइम्स बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, जैसे कार्बोक्सी पेप्टिडाइज या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये सब क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स होते हैं किसके, जिंक के। तो ये सब नोट कर लेंगे, एप्लीकेशन है, एक बार देख लेना है। एनसीईआरटी को नहीं छोड़ने का, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लो जी, मैं कितना भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये सब करने के बाद एक बार एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही होगा। आगे चले भाई, इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड एज कैटलिस्ट, जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट की अगर बात किया जाए तो ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के लिए यूज किया जाता है। जैसे एल्कीन का जब हाइड्रोजनेशन करते हैं H2PD BSO, मतलब H2PD लेते हैं, तो यहां पर हम लोग एक और कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं रिएक्शन फास्ट होने के लिए। क्या बेटा, रोडियम, और ये क्या है बेटा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, 3 बार आया है, और उसके बाद क्या आया बेटा, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रोडियम ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड। उसके बाद चिलेट थेरेपी इज मेडिकल केमिस्ट्री। चिलेट मतलब किलेट थेरेपी किया जाता है, क्यों, अगर मान लो कि बॉडी के अंदर ऐसा कुछ है जो कि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया और उसको निकालना है, और वो जो भी एलिमेंट है वो अगर कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन करता है तो उसे हम लोग किलेट कॉम्प्लेक्स बना के बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि किलेट कॉम्प्लेक्स जो किलेट रिंग या चिलेट रिंग जो भी बोलते हो, जो स्टेबल होते हैं, तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना के बाहर आ जाते हैं। कैसे, जैसे अगर बात किया जाए, अगर किसी की बॉडी में एक्सेस ऑफ आयरन हो गया, कोई आदमी भाई उसके बॉडी में आयरन हो गया बहुत ज्यादा, या कॉपर बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसको रिमूव किया जाता है किससे बेटा, किलेटिंग लिगेंड से। उसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा किलेटिंग लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड जैसे इंजेक्ट किया जाएगा, ये सब Fe या CO जो है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बन के डिपोजिट हो जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पर डी पेनिसिलामाइन एंड डी फेरिओक्साइम वाया फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये 2 कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है और उसे क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। नोट कर लिया जाए इसे। ये पूरा का पूरा बेटा यूजेज जो है आप एनसीईआरटी से एक बार बहुत अच्छी तरह से जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, EDTA यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग।
बेटा लेड जो है वो ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो किसी के अंदर लेड पॉइजनिंग हो गया। लेड पॉइजनिंग का मतलब किसी को बॉडी के में अनवांटेड कहीं मान लो कि लेड आ गया है और उसको हमें निकालना है, तो ईडीटीए उसको इंजेक्ट करेंगे, ईडीटीए क्या करेगा, लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, उसे बाहर निकाला जा सकता है। सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लैटिनम इज यूज्ड इन द ग्रोथ ऑफ यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। आप देखते हैं किसी को कैंसर ट्यूमर हो जाता है तो थेरेपी चलता है, उस थेरेपी में क्या किया जाता है बेटा, प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, सिस्प्लैटिन, आगे पढ़ेंगे, तो उसका यूज किया जाता है और वो ट्यूमर के ग्रोथ को रोकता है, एक तरह से कहें तो कैंसर को रोकता है ना, सिस्प्लैटिन यूज किया जाएगा एंड इससे रिलेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट, इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, पहले फोटोग्राफी जो होता था बेटा उसमें एक रोल होता था, आप देखते थे एक निगेटिव टाइप का आता था, है ना, निगेटिव टाइप का मतलब कहें तो एक ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का पहले रोल कैमरे में भरा जाता था, उसके बाद क्लिक करके फोटो खींचा जाता था, उसके बाद अब आज के डेट में क्या है, डिजिटल जमाना है, अच्छा नहीं आया फिर से ले लो, नहीं, पहले के लोगों की लाइफ इतना आसान नहीं था जी, पहले एकदम आराम से पोज देना पड़ता था और वो पोज देने पे फोटो खींचा जाता था, वो पोज अच्छा आया तो सही है, नहीं तो फिर से दूसरा रील लगेगा, समझ में आया कि नहीं आया, दूसरा नेगेटिव उसके लिए तैयार होगा, एक रील में 30-32 ऐसे फोटोग्राफी आते रहते थे। आज के डेट में क्या है, अच्छा अरे भाई ये स्माइल अच्छा नहीं आया, दांत नहीं दिखा, फिर से फोटो खींच लो। पहले क्या होता था, नहीं आप अच्छे तरह से पोज बनाओ, आपका फोटो खींचा जा रहा है, अगर ये अच्छा नहीं आया फिर से आपका पैसा लगेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जब होता था तो वहां पर जो हम रील बोल रहे हैं, निगेटिव जो बोल रहे हैं, वहां पर जो डेवलप होता था फिल्म, उसको फिक्स किया जाता था, कैसे वॉशिंग किया जाता था, किस चीज से, हाइपो सोल्यूशन से, ठीक है बेटा, Na2H2O3, हाइपो सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, Na2H2O3, Na2H2O3, ठीक है बेटा, विच डिजोल्व द अनडिकम्पोज्ड AgBr, क्योंकि रील पे क्या लगा रहता था बेटा, कैमरे के रील पे क्या लगा रहता था, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, तो जो सिल्वर ब्रोमाइड जो है डिकम्पोज नहीं हुआ, क्योंकि वहां से एकदम फोटो खींचा जाता था बेटा, जब तो लाइट जलाया जाता था, उधर से फ्लैश लगता था, तो आपके सामने, भाई इधर तो लाइट है, इधर लाइट है, आपके सामने जो है वो तो आप है, भाई यहाँ पर फोटोग्राफी हो रहा है, यहाँ पर रील है, आप इधर है, तो इधर का जो है वो क्या हो जाता था, डिकम्पोज नहीं होता था AgBr, बाकी सब लाइट से क्या हो जाता था, डिकम्पोज। तो जो डिकम्पोज नहीं हुआ है उसको हटाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता था, हाइपो सोल्यूशन का, विच डिजोल्व द अनडिकम्पोज्ड AgBr टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, वो अनडिकम्पोज्ड AgBr के साथ हाइपो सोल्यूशन क्या बना लेता था, कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद वहां से निकल जाता था। नोट कर लिया जाए। उसके बाद बेटा अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ये टॉपिक तो कंप्लीट होता है, लेकिन पिछले 2 साल मतलब पिछले सालों में, अगर पिछले 6-7 सालों की बात किया जाए तो 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है और दूर दूर तक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमें पढ़ना भी नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, एक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और दूसरा जो आया पूछा गया है बेटा आपसे, वो पूछा गया है एक ट्रांस इफेक्ट के बारे में। तो सुनिएगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है क्या। एक्चुअली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात किया जाए तो इसको अपन पढ़े खुद ही तो कम से कम 1 लेक्चर 2 लेक्चर तो कम से कम चलेगा, लेकिन अपने को उतना पढ़ना नहीं है। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है जी, अनसिमेट्रिकल, डिस्टॉर्ट हो गया तो चीजें क्या हुई, सिमेट्रिकल हो गई कि अनसिमेट्रिकल हो गई, आप बोलोगे कि अनसिमेट्रिकल हो गई। तो ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं अनसिमेट्रिक की तरफ ये अप्रोच करता है, आपको इंडिकेट करता है कि भाई कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स अनसिमेट्रिकल की तरफ अप्रोच कर रहा है। अनसिमेट्रिकल की तरफ क्यों अप्रोच कर रहा है भाई, क्योंकि आप जानते हो ना बेटा, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और सभी लिगेंड इसमें सेम है, तो ये कैसा होगा बेटा, सिमेट्रिकल होगा। लेकिन मान लो कि सभी लिगेंड सेम रहते हुए भी कभी कभी क्या होता है, अनसिमेट्री देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या हो सकता है अभी समझते हैं। तो सुनिएगा, ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन ऑन, ज्योमेट्रिकल मतलब उनके शेप में, डिस्टॉर्शन इन नॉन लीनियर सिस्टम which reduces the symmetry and energy. This distortion is typically observed among the octahedral complex. ज्यादा से ज्यादा कहां देखने को मिलता है, octahedral complex में। सिमेट्री को क्या कर देते हैं, डिस्टॉर्ब कर देते हैं हम, ठीक है जी। अब ये कहां कहां देखने को मिलता है, ये पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं, है ना बेटा। दिस इफेक्ट इज मोर ऑब्जर्व्ड इन सिमेट्री इन EG, क्या है देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है बेटा, ये 5d ऑर्बिटल है, अच्छी तरह से सुन लेना प्यारे, ये 5d ऑर्बिटल है, ये इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड,
जैसे ही ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आया, यहां पर क्या आ जाता था बेटा, 3 d ऑर्बिटल, और यहां पर आ जाता था 2 d ऑर्बिटल। इसे क्या बोला जाता था बेटा, T2g, और इसे क्या बोला जाएगा, Eg। बेटा एक चीज याद रखिएगा कि Eg का एनर्जी लेवल क्या है, ज्यादा। तो Eg में अगर डिस्टरबेंस आएगा, इसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर सिमेट्री नहीं आएगा तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा। इसमें अगर आएगा सिमेट्री रहे तो डिस्टॉर्शन इफेक्ट तो है नहीं, लेकिन इसमें अगर सिमेट्री नहीं आएगा तो डिस्टॉर्शन होगा, लेकिन कम होगा। तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टॉर्शन हमें कहां देखने को मिलता है बेटा, Eg के अंदर। अब वो कैसे देखने को मिलेगा, सुनिएगा। अगर मान लो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमने लिया, और यहां पर बेटा हमने वीक फील्ड लिगेंड लिया, WFL विफल, और यहां पर क्या लिया है जी, सफल। बेटा सुनना अच्छी तरह से, एक बार में समझ में आने वाला है। बेटा ये इफेक्ट कब मतलब ऑब्जर्व किया जाएगा, जब सिमेट्री हो या ना हो, सिमेट्री ना हो। क्योंकि डिस्टॉर्शन कब आएगा, डिस्टॉर्शन कब आएगा, जब सिमेट्री नहीं होगा। भाई चीजें एक जैसी कब नहीं रहेंगी, जब सिमेट्री ना हो। भाई मान लो कि मैं हूं और मेरे साथ कोई और मेरा भाई खड़ा है, हमारे बीच में तनाव कब उत्पन्न होगा, डिस्टॉर्शन, अनसिमेट्री कब आएगा, जब एक को कुछ ज्यादा दे दिया जाए, एक को कुछ कम दे दिया जाए। लेकिन दोनों को अगर सेम दे दिया जाएगा तो क्यों भाई तनाव रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वैसे भी बेटा भाई भाई में तनाव नहीं होना चाहिए। एक चीज समझ लो बेटा, कुछ भी हो जाए भाई भाई में तनाव नहीं होना चाहिए यार। पैसा रुपया कुछ नहीं है यार, बढ़ के भाई से बढ़ के क्या हो सकता है। समझ में आया कि नहीं। भाई बोला कि यहाँ चलो तो चलो, और फिर वहां पर रुको मत, सुनो मत। कोई दूसरा पूछता, भाई पूछ ले, बाप पूछ ले, कुछ रुकना ही नहीं यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि मतलब ये सब अल्टीमेट रिश्ते होते हैं जी। तो सुनना बेटा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, 1 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो यहां पर आएगा। बताना 1 इलेक्ट्रॉन आने से T2g में सिमेट्री है या नहीं है। आप बोलोगे कि T2g में सब सिमेट्री नहीं है। आप क्या बोलोगे कि T2g में सिमेट्री नहीं रहा। Eg तो सिमेट्रिकल है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये दोनों भाई के पास कुछ है ही नहीं। लेकिन इसमें 3 भाई जो हैं, एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और बाकी 2 खाली है। तो भाई इन दोनों में कहीं ना कहीं विवाद तो पैदा हो जाएगा ना, डिस्टॉर्शन तो आ गया ना बेटा। क्या आ गया, डिस्टॉर्शन। क्या आ गया जी, डिस्टॉर्शन। सर 1 इलेक्ट्रॉन रखना है, यहां भी रख सकते हो। तो D1 की अगर बात किया जाए, चाहे SFL हो चाहे WFL हो, डिस्टॉर्शन होगा, डिस्टॉर्शन होगा। D2 की बात कर लिया जाए बेटा, चलो जी, डिस्टॉर्शन होगा। D3 की बात कर लो, नहीं होगा। तो D3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, डिस्टॉर्शन होगा या नहीं होगा। आंसर क्या होगा, नहीं होगा। D4 की बात कर लिया जाए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हो जाएगा जी, पेयरिंग हो जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड में क्या हो जाएगा जी, पेयरिंग नहीं होगा। अब यहां पर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, Eg के अंदर सिमेट्री न होने के वजह से डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, और T2g के अंदर सिमेट्री न होने से डिस्टॉर्शन कम होगा। तो यहां पर क्या होगा जी, सिमेट्री हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो अगर मान लो कि हमें पूछा जाए कि D4 है और वीक फील्ड लिगेंड है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आंसर है कि मिलेगा। D5 हो गया जी, वीक फील्ड लिगेंड में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा देखने को मिलेगा, क्योंकि T2g का है। और यहां पर अगर देखा जाए तो अब सिमेट्री आ गया पूरा का पूरा, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। D6 की अगर बात किया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, कोई डिस्टॉर्शन नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D6 है, ये तीनों भाई के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। यहां की बात किया जाए तो सर अब यहां डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा। T2g का डिस्टॉर्शन क्या होता है, थोड़ा सा। यहां पर सिमेट्री आ गया। सिमिलरली T7 की अगर बात किया जाए, D7 की बात किया जाए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। सर इसमें तो सिमेट्री आ गया, लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन आएगा, क्योंकि दोनों 2 भाई हैं, और दोनों के दोनों भाई में से एक के पास इलेक्ट्रॉन है, एक के पास नहीं है। ठीक है जी। D8 की बात कर लिया जाए तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया। ये भी तीनों सिमेट्रिकल, ये भी दोनों सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, नो डिस्टॉर्शन। एक और इलेक्ट्रॉन आ गया D9। ऑलवेज सर, चाहे SFL लो चाहे WFL लो, डिस्टॉर्शन मिलेगा। और D10 में नो डिस्टॉर्शन। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो भाई। तो D1 में डिस्टॉर्शन मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि T2g में, D2 में ऑलवेज, D3 में नो डिस्टॉर्शन, D4 में यस,
D4 में मिलेगा डिस्टॉर्शन। और सर अगर बात किया जाए SFL है तो बहुत ज्यादा देखने को मिले, WFL है तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 यहां और 1 यहां चला जाएगा। तो वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि D3 है, D8 है, D10 है, तो चाहे WFL आ जाए चाहे SFL आ जाए, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। D3, D8, D10 अगर वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, डिस्टॉर्शन नहीं। D5 वीक फील्ड लिगेंड है, भाई वीक फील्ड लिगेंड है तो नो पेयरिंग, कोई डिस्टॉर्शन नहीं। D6 SFL है, नो। बाकी सभी केसेस में क्या मिलेगा? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। नोट कर लिया जाए, ये 3 केसेस में नहीं मिलेगा, बाकी सभी में क्या मिलेगा? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। नोट करें, नोट करें, नोट करें। दिस इफेक्ट इज मोर ऑब्जर्व्ड इफ asymmetry in EG। एग्जाम्पल नहीं है बेटा, EG। नेक्स्ट ट्रांस इफेक्ट। बेटा ट्रांस इफेक्ट की अगर बात किया जाए तो ट्रांस इफेक्ट क्या होता है? ये एक स्क्वायर प्लेनर या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लाई होता है। क्या होता है इस चीज को समझना है। जैसे मान लो यहां पर कोई सेंट्रल मेटल एटम है जी, और यहां पर कोई लिगेंड है A, और यहां पर कोई लिगेंड है B, और यहां पर कोई लिगेंड है C, और यहां पर कोई लिगेंड है D। बाहर से कोई एक लिगेंड लाया जा रहा है, मान लो P। तो ये P एक लिगेंड आ रहा है, वो किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए करेगा, ये हमसे पूछा गया है। A को हटा के P आएगा, कि B को हटा के P आएगा, कि C को हटा के P आएगा, कि D को हटा के P आएगा? तो सुनना बेटा, लिविंग एबिलिटी ऑफ लिगेंड डिपेंड्स ऑन ट्रांसपोजिशन लिगेंड। जैसे मान लो कि कोई Cn माइनस है, A मान लो कि Cn माइनस है, तो Cn माइनस को अपने ट्रांस वाले लिगेंड को हटाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो अगर A Cn माइनस रहा तो B सबसे पहले यहां से हटेगा और वहां पर कौन आ जाएगा? P आ जाएगा। मान लो कि Cn माइनस नहीं है, अगर मान लो कि Cn माइनस भी है और ये है Cn और ये है बेटा CO, और ये मान लो कि CO है, तो Cn और CO में किसका लिविंग एबिलिटी ज्यादा है? Cn का। तो Cn का खुद का नहीं है, Cn अपने ट्रांस वाले को लिफ्ट कराने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इस बार D हटेगा और उसकी जगह पे कौन आएगा? P आएगा। तो ये एक ऑर्डर दिया गया है, जिसके ऑर्डर के अपोजिट वाले ट्रांस वाले लिगेंड के जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। लिविंग एबिलिटी ऑफ ए लिगेंड ऑन और रिएक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग लिगेंड डिपेंड्स ऑन ट्रांसपोजिशन ऑफ लिगेंड, डिपेंड्स ऑन ट्रांसपोजिशन ऑफ लिगेंड, डिपेंड्स ऑन ट्रांसपोजिशन ऑफ लिगेंड। समझ में आया कि नहीं आया? लिगेंड के ट्रांसपोजिशन पर डिपेंड करेगा। तो ये आप नोट कर लें। नोट करने के बाद बेटा 2 छोटी छोटी चीजें हैं जो कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, तो यहीं पर मैं पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, जिसमें आपको एक चारकोल कैविटी टेस्ट है और दूसरा जो है बेटा उसका नाम है सिंथेसिस ऑफ पोटाश एलम एंड मोहर सॉल्ट। तो पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद मैं बताता हूं। हाँ जी बेटा, तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट लिखेंगे, ये सॉल्ट का है टॉपिक, तो उसको बस ये छोटा 1-2 टॉपिक है उसको मैं बता दे रहा हूं। चारकोल कैविटी टेस्ट, क्या बेटा? चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट क्या होता है तो समझिएगा। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो सॉल्ट दिया गया है, ये भी एक कटायन का ही टेस्ट है, ड्राई टेस्ट है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा कि हम लोग जो सॉल्ट लिया है उसके साथ Na2CO3 और K2CO3, इसे फ्यूजन मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? फ्यूजन मिक्सचर। और थोड़ा सा H2O है ना बेटा, H2O कैलकुलेटेड अमाउंट में होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जिससे कि सॉल्यूशन नहीं बने। वो जो सॉल्ट पाउडर फॉर्म में है ना, वो एक साथ जैसे गुथा हुआ आटा है ना, उस तरह का बन जाए। और उसको क्या करते हैं? चारकोल का कैविटी, मतलब चारकोल है लकड़ी,
का एक कोयला है और कोयले का जो टुकड़ा है उसमें एक होल बना दिया, कैविटी, उसमें इस पूरे फ्यूजन मिक्सचर को हमने रख दिया। ठीक है जी, यहां पर रख दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि ब्लो पाइप लेते हैं। ब्लो पाइप देखा होगा आपने, कुछ नहीं होता है जी, जैसे ब्लो पाइप को अपन ये बोले कि पेन है तो पेन का आप रिफिल निकाल दो और इधर से ऐसे फूकोगे तो इधर से एयर निकलेगा, वही ब्लो पाइप है। ब्लो पाइप लेके और इसमें फूकना शुरू किया। कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये धीरे धीरे जो भी इसके अंदर का मटेरियल है जल जाएगा और जल के सफेद बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो जलकर सफेद हो गया, इसमें क्या मिलाते हैं? कोबाल्ट नाइट्रेट। क्या मिलाते हैं बेटा? कोबाल्ट नाइट्रेट, CONA3 का होल ट्वाइस। और अब फिर से इसमें क्या करते हैं? ब्लो करते हैं। फिर से इसको क्या करते हैं? ब्लो करते हैं, फूंकते हैं। यहाँ पर लैंप रहता है, लैंप में ब्लोअर पाइप लगा के ऐसे फूंक रहे हैं। ये जलना स्टार्ट होगा और यहां से कलर मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब कौन सा कलर मिलेगा ये हमें याद रखना है। तो हमारे लिए 3 ही कलर याद रखने हैं। एक एल्युमिनियम 3+ का सॉल्ट हो, एक Zn+2 का सॉल्ट हो और एक Mg2+ का सॉल्ट हो। एल्युमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम। तो इसका जो कलर होगा बेटा वो कैसा होगा? ब्लू। ठीक है जी। और इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा बेटा? ग्रीन। और इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा बेटा? पिंक। तो चारकोल कैविटी टेस्ट में एल्युमिनियम +3 आयन कैसा कलर देता है? तो आंसर क्या होगा बेटा? ब्लू कलर देता है। सिमिलरली अगर बात किया जाए Zn+2 आयन कैसा कलर देता है? ग्रीन कलर। और Mg2+ आयन कैसा कलर देता है बेटा? पिंक कलर। तो यही चारकोल कैविटी टेस्ट में हमें पढ़ना है। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने का भी तरीका यहाँ पर आपको बता दिया जा रहा है। अली जान मांगे, क्या बोलेंगे? अली जान मांगे। क्या मांगे? बीजेपी। बीजेपी हालांकि होना चाहिए, है ना? क्या मांगे? बीजेपी। क्लियर और नॉट बेटा? तो चारकोल कैविटी टेस्ट में सॉल्ट लेते हैं, फ्यूजन मिक्सचर के साथ उसको चारकोल के कैविटी में रख के ब्लो करते हैं, वहां से जल जाता है, राख बनता है व्हाइट कलर का। उस राख में हम लोग क्या करते हैं? कोबाल्ट नाइट्रेट मिलाते हैं और उसके बाद इसको हीट करते हैं, वही ब्लो करते हैं। तो यहां से फ्लेम निकलता है। वो फ्लेम कैसा होगा बेटा? ऑब्वियसली कार्बन के साथ जा रहा है तो रिड्यूसिंग फ्लेम ही होगा। तो आप उतना कुछ नहीं चाहिए, आप ये समझ लीजिए कि एल्युमिनियम +3 की अगर बात किया जाए तो वहां से चारकोल कैविटी टेस्ट में कैसा कलर मिलेगा? ब्लू। और जिंक +2 की बात किया जाए बेटा जी तो ग्रीन मिलेगा, जबकि Mg2+ की बात किया जाए तो पिंक मिलेगा। Mg2+ की बात किया जाए तो कैसा मिलेगा बेटा? पिंक मिलेगा। नेक्स्ट 2 मेथड और दिया गया है, 2 चीजें दी गई है, एक पोटासियम और एक दिया गया है मुहर सॉल्ट। इनका सिंथेसिस कैसे किया जाएगा? पोटासियम कैसे बनाया जाएगा? तो सबसे पहले तो पोटासियम, उसका सिंथेसिस हमें समझना है। पोटासियम का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ठीक है बेटा? इसको हम लोग अगर एम्पेरिकल फॉर्म में, क्योंकि देखो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उन्हें हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के क्या लिखते हैं? एम्पेरिकल फॉर्म में। कभी आपने Na2Cl2 नहीं देखा होगा, या कहीं आपने ऐसा नहीं देखा होगा Mg2Cl4। इसको क्या करते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो में MgCl2 लिखते हैं। तो उसी तरह से यहां भी अगर सिंपलेस्ट रेशियो और लिखा जा सकता है तो जरूर लिखेंगे। क्या इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा? पोटेशियम कितना है बेटा? 2 है। एल्युमिनियम कितने हैं? 2 है। सल्फेट कितने हैं? 4 है। और H2O कितने हैं? 24 है। सिंपलेस्ट रेशियो में करने के लिए 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? K, उसके बाद Al, और SO4 कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा और 12H2O आ जाएगा। तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्म है। कभी कभी नाम पूछा जाता है कि इसका क्या नाम होगा, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, डोडेकाहाइड्रेट। डोडेका क्यों? मतलब 12 है तो 12 के लिए क्या लिखेंगे? डोडेकाहाइड्रेट। क्या मैंने बोला? पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, डोडेकाहाइड्रेट। क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं है? और अगर इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो ये भी इसका फॉर्मूला सही है। ये भी इसका सब फॉर्मूला क्या है बेटा? सही है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है और ये है एम्पेरिकल फॉर्म। आपसे अगर पूछा जाए तो आप यही, अगर ऑप्शन में ये है तो ये टिक कर देंगे। क्लियर और नॉट बेटा?
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, K2SO4 Al2SO4 डॉट 24H2O। यहां पर अगर देखा जाए तो पोटेशियम आयन कितने हैं, 2, और एल्युमिनियम आयन भी कितने हैं बेटा, 2, टोटल कितने आयन है, 4। तो यहां पर एक कटायन के हिस्से में कितने H2O मिले, 6, क्योंकि टोटल 24 है ना बेटा, तो ये हेक्साहाइड्रेटेड है। 2 पोटेशियम आयन जो हैं वो कैसे हैं, तो आपका आंसर होगा सर हेक्साहाइड्रेटेड है। सिमिलरली 2 एल्युमिनियम प्लस 3 आयन जो है वो भी कैसे हैं बेटा, हेक्साहाइड्रेटेड है, H2O का होल 6। यहां भी क्या है जी, H2O का होल 6, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी अपन पढ़े थे। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, सल्फेट आयन, SO4 2 माइनस आयन, कितने हैं टोटल, 4 है। तो ये हो गया क्या बेटा, हमने ओपन करके पूरी तरह से लिख दिया कि ये है पोटासियम। तो आपसे कभी पूछा जाए कि पोटासियम की अगर बात किया जाए तो हर मेटल आयन कैसे हैं, तो आंसर क्या होगा, हेक्साहाइड्रेटेड। तो इस पॉइंट को पहले लिख लेते हैं, इन पोटासियम all metal cations are हेक्साहाइड्रेटेड। जितने भी मेटल कटायन हैं वो कैसे होंगे, हेक्साहाइड्रेटेड। जब हेक्साहाइड्रेटेड होंगे तो उनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, मतलब यहां पर H2O 6 टाइम है, तो 6 टाइम है तो क्या हो जाएगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए या फिर अपन बात करें ज्योमेट्री का, तो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कैसा होगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल, हेक्साहाइड्रेटेड, एंड द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, sp3d2 हो जाएंगे। उसके बाद पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड व्हेन 1 मोल ऑफ, ये है 1 मोल, ये तो इंपेरिकल फॉर्म है, 1 मोल ऑफ पोटासियम इज मिक्स्ड इन वाटर। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस इन aqueous solution of potassium कितने हो जाएंगे, तो देखिए कितने हो जाएंगे बेटा। हमने पानी में डाला, इसमें हमने क्या मिला दिया जी, वाटर। क्या बना होगा, 2K प्लस आयन, और क्या बना होगा 2Al3 प्लस आयन, सल्फेट आयन 3 यहां और 1 यहां, 4 बने होंगे। तो 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 यहां पर आयंस मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, समझ में आया कि नहीं आया। और जब इसको पानी में मिला के कुछ सोल्यूशन बनाया जाता है बेटा, तो याद रहे थोड़ा सा H2SO4 मिला देते हैं। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ये Al+3 से कैसे की अगर बात किया जाए तो ये कैसा है बेटा, वीक बेस का। ALOH का होल थ्राइस क्या होता है बेटा, वीक बेस। तो इसका क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, जबकि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड वाले पार्ट का क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस। इसी तरह से ये वीक बेस वाला पार्ट है तो हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, इसके लिए H2SO4 थोड़ा सा ला देते हैं। क्या मिला देते हैं जी, H2SO4। दूसरी चीज आपसे पूछा जाएगा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, एसिडिक। कैसे, देखो यहां से क्या बना K+, यहां से क्या बना सल्फेट। K+ को एक्वस मीडियम में अगर बात किया जाए KOH, और सल्फेट से क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो यहाँ का एसिड, यहाँ का बेस यहाँ के स्ट्रॉन्ग एसिड से कैंसिल हो गया, क्योंकि KOH भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। SO4- भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4। ये एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, वीक बेस, और इसका सल्फेट जो होगा H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो
बेसिक नेचर कम, एसिडिक ज्यादा, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम क्या हो गया, एसिडिक। ये भी चाहे तो नोट कर सकते हैं एक पॉइंट कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं, लिखिएगा सिंथेसिस ऑफ पोटासियम। क्या करते हैं पोटासियम के सिंथेसिस के लिए, पहले तो हम क्या लेते हैं, K2SO4 लेते हैं, पोटेशियम का सल्फेट लेते हैं जी, और क्या लेते हैं, एल्युमिनियम का सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। और ये दोनों क्या होता है, पाउडर फॉर्म होता है। इसमें क्या डालते हैं बेटा, H2O, और H2O डाल के बहुत देर तक स्टीयर करते हैं, घुलाते हैं, एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। उस सॉल्यूशन में थोड़ा सा हम लोग क्या डाल देते हैं बेटा, यहाँ पर H2SO4 की सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस ना हो जाए, क्योंकि यह हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि Al+3 आयन जो है वो वीक बेस का क्या है बेटा, वीक बेस का आयन है, इसलिए इसका क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस। थोड़ा सा H2SO4 डालते हैं, एक सॉल्यूशन बनता है। इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, धीरे धीरे हीट करते हैं, तो एक हमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाता है, किस चीज का, एक हमें क्रिस्टल यहाँ से बनना शुरू हो जाता है, ब्लूइश कलर का क्रिस्टल। कैसा बनता है बेटा, ब्लूइश कलर का, ऐसा क्रिस्टल, ब्लूइश कलर का क्रिस्टल बनना शुरू हो जाता है। और वो ब्लूइश कलर का जो क्रिस्टल है उसी को क्या बोलते हैं, पोटासियम। ऐसे ब्लूइश कलर का क्रिस्टल बनना शुरू हो जाता है। तो यही क्या है बेटा, पोटासियम। क्या है जी, पोटासियम। ठीक है, तो यही है, क्या लिया, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, मतलब पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, पानी मिलाया, थोड़ा सा H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के 1-2 ड्रॉप डाल दिया, ताकि Al2SO4 का होल थ्राइस जो है एल्युमिनियम सल्फेट है उसका क्या ना हो जाए, हाइड्रोलाइसिस। और उसके बाद उसको क्या किया बेटा, धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया, स्टीयर करते रहेंगे, तो हमें ब्लूइश क्रिस्टल मिलना शुरू हो जाएगा। एकदम ब्लूइश नहीं बोल सकते हैं, सॉरी ब्लूइश नहीं बोलेंगे, कलरलेस क्रिस्टल मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा, कलरलेस क्रिस्टल। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटासियम बन गया। ठीक है जी, कलरलेस, इस तरह का क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और यही कलरलेस क्रिस्टल किस चीज का है बेटा, पोटासियम। नोट करें, नोट करिए बेटा। एक पॉइंट जरूर नोट कर लेंगे कि टू प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट वी ऐड a small amount of dilute H2SO4. नेक्स्ट इज मोहर सॉल्ट। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट की अगर बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये लाइट ग्रीन क्रिस्टल होता है। कैसा होता है जी, लाइट ग्रीन होता है। कैसे बनाया जाएगा, सिंथेसिस मेथड। तो सिंथेसिस मेथड की अगर बात किया जाए तो हमने क्या लिया बेटा, आयरन का सल्फेट लिया, फेरिक या फेरस, फेरस क्योंकि +2 चार्ज है, और क्या लिया बेटा, अमोनियम का सल्फेट लिया NH4 का होल ट्वाइस SO4, और इसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर मिलाया। उसके बाद इसको स्टीयर किया, थोड़ा सा इसमें डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया जी, वो तो समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ये क्या है बेटा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट, तो हाइड्रोलाइसिस ना हो जाए इसके लिए थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया। उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे हीट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्रिस्टल मिलेगा, और ये क्रिस्टल कैसा होगा बेटा, लाइट ग्रीन कलर का क्रिस्टल यहाँ पर मिलेगा। कैसा क्रिस्टल मिलेगा जी, लाइट ग्रीन कलर का क्रिस्टल, ऐसा कुछ मिलना शुरू होगा। और ये क्रिस्टल कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, है ना बेटा। तो ये लाइट ग्रीन क्रिस्टल किसका होगा, तो मोहर सॉल्ट का होगा।
बस इतना ही पढ़ना है जी मोहर सॉल्ट के बारे में। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट। क्लियर है बेटा? तो यही था जी, ये प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक में दिया गया है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।